दोस्तों, ये स्टोरी का 49 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप ज़रूर जा कर के चेकआउट करें। ग्लोरी रीजेंसी, मैंने उस फ़ोन डायरी में सभी इम्पोर्टेंट नंबर लिखे हैं। मैंने पूरे महीने के लिए ग्रोसरी की चीज़ें खरीद ली हैं, इसीलिए तुम्हें उसके बारे में टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। और कबीर ने कहा। लेकिन उसकी बात बीच में काटते हुए श्रेया ने कहा, तुम सिर्फ 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, लेकिन तुम मुझे ऐसा महसूस करा रहे हो जैसे तुम कभी वापस ही नहीं आने वाले। क्या होगा अगर मैं सच में नहीं आया तो? कबीर ने पूछा। श्रेया ने भौहें चढ़ाकर कहा, बकवास बंद करो, या कोई मजाक नहीं है, ठीक है? अगर मुझसे ऐसी कोई बात करोगे तो मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नाइट वेयर भी खरीदे हैं। कबीर ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा। उसके बाहों में लिपटते हुए श्रेया ने कहा, तुम मेरे लिए इतना कुछ करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे थैंक्स कहूँ। उसे अपने पास खींचते हुए कबीर ने कहा, चलो बात नहीं करते और पूरी रात ऐसे ही रहते हैं। श्रेया मुस्कुराई और सिर हिलाया। कपूर मेंशन, आराध्या के बाहर जाने के बाद जानवी अपने बेडरूम के अंदर चली गई और सोफे पर बैठ गई। जानवी ने अपने पेट को सहलाते हुए कहा, देखो तुम्हारी वजह से हर कोई मम्मी को प्यार कर रहा है, तुम मेरी लकी चार्मर हो। कुछ देर रुक कर जानवी ने पूछा, क्या तुम कभी मम्मा को माफ करोगी? कीर्ति, जो जानवी के रूम के बाहर खड़ी थी, उसने जब जानवी को अपने बच्चे से इस तरह बात करते हुए सुना तो उसकी भौहें तन गई। अपनी सगाई के बाद कुणाल और कीर्ति फ्लेक्सी कंपाउंड से ज्यादा कपूर मेंशन में रहने लगे। हालांकि कीर्ति को यह सच में बहुत अजीब लगा, फिर भी उसने उसे इग्नोर कर दिया और चुपचाप रूम के अंदर चली गई। जानवी को फ्रेश जूस देते हुए कीर्ति ने कहा, यह आपके लिए है। जानवी ने उसे गिलास को लेते हुए मुस्कुराई और कहा, थैंक्स, इट्स ओके, बस इसे पी लो और थोड़ा रेस्ट कर लो। डिनर रेडी है, मैं आपको नीचे बुला लूंगी, कीर्ति ने कहा। जानवी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैंने सुना कि कुछ हफ्तों पहले तुम्हारे साथ क्या हुआ था और मुझे सच में बहुत बुरा लगा। उसे एक कमजोर मुस्कान देते हुए कीर्ति ने कहा, इट्स फाइन। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि कुणाल को तुम्हारी जैसी एक लड़की मिली। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो कीर्ति। थैंक यू सो मच, कीर्ति ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है कि तुमने जरूर सुना मेरे बारे में, मैंने पहले क्या? जानवी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि पास्ट अभी मैटर करता है, टाइम के साथ साथ इंसान बदल जाते हैं, इसीलिए आप इस बारे में मत सोचिए। अब हमें सब कुछ भूलकर हमारे लिटिल वन आने का वेट करना चाहिए, कीर्ति ने उसे बीच में काटते हुए कहा। जानवी मुस्कुराई और सिर हिलाया। और ग्लोरी रीजेंसी, अगले दिन जब श्रेया नींद से उठ गई तो उसने देखा कबीर पहले ही जा चुका था। कुछ देर बाद श्रेया ने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद था। श्रेया ने भौं सिकोड़ी और फिर से उसे कॉल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन फोन करने लगी, जब फिर से रिजल्ट वही रहा तो उसने अपना फोन दूर फेंककर एक गहरी सांस ली। वह अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। श्रेया ने अपने मन में आते हुए अजीबोगरीब ख्यालों को दूर कर दिया और बेड से नीचे उतरकर वॉशरूम के अंदर चली गई। बेस, इसके बारे में एक बार फिर से सोचो कबीर, रॉकी ने कहा। रॉकी आज एक स्पेशल लीव पर था, वह भी आज यहाँ पर आ गया था और कबीर को रोकना चाहता था, क्योंकि रॉकी कबीर को हर्ट होते हुए नहीं देखना चाहता था। कबीर को फिर से एक बार समझाते हुए रजत ने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम जो भी प्लानिंग कर रहे हो उससे बहुत ज्यादा वह डर जाएगी और ये बहुत ज्यादा पास्ट से मिलती है, वह तुम्हारे पास कभी वापस नहीं आएगी। थोड़ी देर रुकते हुए रजत ने कहा, तुम सब कुछ बर्बाद क्यों करना चाहते हो? तुम खुश हो और श्रेया भी खुश है, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जब कबीर ने कुछ नहीं कहा तो रॉकी ने भौं चढ़ाकर कहा, तुम अगर उसे बताना चाहते हो तो यह अलग है, और तुम उसे यह दिखाना चाहते हो यह बहुत ज्यादा बेतुका है। बिना कुछ कहे कबीर वहां से उठ गया और बोला, कल श्रेया को टाइम पर लाना। इतना कहकर वह अपने पुराने रूम में चला गया, जहां पर वह पहले रहता था। ग्लोरी रीजेंसी पूरे अपार्टमेंट की सफाई करने और कबीर के लिए उसका फेवरेट चोको चिप कुकी बेक करने के बाद श्रेया ने उसे फिर से कॉल करने की कोशिश की। शाम हो चुकी थी, लेकिन कबीर ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था। श्रेया ने जब देखा टेबल पर खाना रखा हुआ है, उसने उसे छुआ भी नहीं, क्योंकि कबीर के बिना उसका खाने का मन नहीं कर रहा था। कुछ और बार कोशिश करने के बाद श्रेया ने कुछ देर सोचा और आराध्या को फोन किया। सिंघानिया पैलेस। आराध्या कारमेल आइसक्रीम खाने में बिजी थी, जो रुद्र उसके लिए लाया था। अभी उसके फोन पर श्रेया का कॉल आया। हेलो दीदी, श्रेया ने कहा। हाँ श्रेया, क्या हुआ? आराध्या ने पूछा। श्रेया ने कुछ देर सोचा और कहा, दरअसल मुझे नहीं पता कि कबीर कहाँ है। मेरा मतलब है कि उसने मुझे कहा कि वह आज रात घर नहीं आएगा, लेकिन फिर उसने पूरे दिन मुझे कॉल नहीं किया और उसका फोन भी नहीं लग रहा है।
तो क्या आप प्लीज़ मिस्टर सिंघानिया से पूछ सकती हैं और मुझे बता सकती हैं कि वह ठीक है या नहीं? मैं उनके बारे में बहुत परेशान हूँ और टेंशन में हूँ। आराध्या ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ बिल्कुल, बस मुझे 1 मिनट दो, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। जब वो रुद्र वॉशरूम से बाहर आया तो आराध्या ने पूछा, हनी कबीर कहाँ है? श्रेया उसके बारे में पूछ रही थी। उसका फ़ोन भी बंद है, इसलिए वह टेंशन में है, वह बेस में है, उसे उसके बारे में टेंशन ना करने के लिए कहो। वह बिल्कुल ठीक है, रुद्र ने कहा। उसे कॉल करके आराध्या ने बताया कि बहुत परेशान मत हो, वह ठीक है। ग्लोरी रेजेंसी। जब आराध्या ने श्रेया को बताया कि कबीर एकदम ठीक है तो उसने एक राहत की सांस ली। श्रेया ने प्लेट से कुछ खाना खाने के बाद प्लेट एक तरफ रख दिया और रूम में चली गई। बाद में रात में उसने कबीर को फिर से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसे फिर वही रिजल्ट मिला तो उसे अजीब लगने लगा। एक एसएमएस टाइप करके और कबीर के नंबर पर फॉरवर्ड करने के बाद श्रेया ने अपना फ़ोन एक तरफ फेंक दिया और खुद सोने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बेस लंबे टाइम तक अपने फ़ोन को घूरते रहने के बाद कबीर ने आखिरकार अपना फ़ोन ऑन करने के लिए सोचा और जब उसने अपना फ़ोन ऑन किया तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जब उसने एक मैसेज देखा और श्रेया के लगभग 100 मिस कॉल देखे। जब कबीर ने श्रेया के सेंड किए हुए मैसेज को रीड किया तो उसने अपने होठों को सिकोड़ लिया और उसे एक तरफ रख दिया। श्रेया ने उसे मैसेज किया था, तुम पूरे दिन मेरी आवाज़ बिना सुने रह सकते हो लेकिन मैं नहीं रह सकती, इसीलिए मेरा मैसेज पढ़कर आप जल्दी से मुझे कॉल कीजिए, आई लव यू। अगले दिन श्रेया सुबह जल्दी उठ गई क्योंकि कल रात वह मुश्किल से सो पाई थी। उसे कबीर के बाहों में सोने की इतनी आदत थी कि उसके बिना वह मुश्किल से सो पाती थी। बेबसी से अपना सिर हिलाते हुए श्रेया बिस्तर से नीचे उतरी और वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद उसने कबीर को एक बार फिर फ़ोन करने की कोशिश की। इस बार फ़ोन लगा लेकिन किसी ने रिसीव नहीं किया। बेस वह यहाँ है, रॉकी ने कहा। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ और श्रेया को यहाँ ले आओ। रॉकी ने आह भरते हुए कहा। कबीर उसकी बात काटते हुए कबीर ने कहा, प्लीज़ रॉकी। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर तुम सच में यह चाहते हो तो फिर ठीक है। इतना कहकर वह रूम से बाहर चला गया। रॉकी के वहां से जाने के बाद कबीर ने अपना टूल बॉक्स खोला और अपने फेवरेट टूल को क्लीन करना शुरू कर दिया। यह पहली बार था जब कबीर ने अपने टूल को क्लीन करते टाइम एंजॉय नहीं किया और ना ही कोई खुशी फील की। उसने ना ही नहाया और ना ही कोई नए कपड़े पहने। वह जानता था कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन वह फिर भी यह करना चाहता था। उसे यह करना था। वह अपने प्यार से अपने सच को नहीं छुपाना चाहता था। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसका सामना करने के लिए वह तैयार था। लेकिन क्या यह सच था? नहीं। श्रेया के दूर जाने के ख्याल से उसके दिल की धड़कन रुक जाती थी। जिस लड़की से वह पूरे अपने दिल और जान से प्यार करता था, वह लड़की उसे छोड़कर चली गई तो क्या उसकी लाइफ का कोई वैल्यू रह जाएगा? ग्लोरी रेजेंसी। जब श्रेया ने अचानक डोरबेल सुनी तो उसे लगा शायद कबीर आया है, इसीलिए वह दौड़कर जाकर डोर ओपन करने लगी। लेकिन सामने खड़े रॉकी को देखकर उसने उससे एक कमजोर मुस्कान देते हुए कहा, कबीर घर पर नहीं है। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं जानता हूँ, मैं यहाँ तुम्हें कहीं ले जाने के लिए आया हूँ। कबीर वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। श्रेया ने कुछ देर सोचा और पूछा, कहाँ? या तुम्हें वहाँ पर जाने के बाद पता चल जाएगा, लेकिन पहले मेरे पीछे आओ, रॉकी ने कहा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। रेडी होने के बाद रॉकी के साथ कार में बैठने के बाद श्रेया ने पूछा, क्या कबीर ठीक है? रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ वह ठीक है। श्रेया ने आह भरी और पूछा, क्या वह सच में बहुत ज़्यादा बिजी था? क्यों? रॉकी ने पूछा। एक्चुअली यहाँ से जाने के बाद उसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया और ना ही मेरी कॉल रिसीव की, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी परेशान थी, श्रेया ने कहा। रॉकी ने गहरी सांस ली और कहा, टेंशन मत करो, वह ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं? श्रेया ने एक बार फिर पूछा। थोड़ी देर रुको, हमारे वहाँ पहुँचने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, कार का इंजन शुरू करते हुए रॉकी ने कहा। ओके, श्रेया ने कहा। बेस पर आने के बाद श्रेया कार से बाहर निकली और आसपास देखकर उसने पूछा, क्या यह कबीर का वर्क प्लेस है? रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। यह अच्छा है। क्या वह अंदर है? श्रेया ने पूछा। रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा। फिर श्रेया को लेकर अंदर जाने लगा। अंदर जाने के बाद जब श्रेया ने कई सारे ब्लैक सूट पहने आदमियों को हथियार लेकर खड़े हुए देखा तो उसकी भौहें तन गई। तुम यहाँ कुछ देर के लिए वेट करो, रॉकी ने उसे वेटिंग रूम के अंदर लाते हुए कहा। अपने बैग से एक छोटा सा टिफिन बॉक्स निकालकर श्रेया ने उसे दे दिया और कहा, क्या तुम उसे यह दे सकते हो? मैंने उसके लिए उसकी फेवरेट कुकीज बनाई है, मुझे शक है शायद उसने कुछ नया खाया हो। उसके हाथ से बॉक्स लेकर
रॉकी वेटिंग रूम से बाहर चला गया। कबीर का रूम। जब रॉकी कबीर के रूम के अंदर आया तो उसने देखा चारों तरफ अंधेरा था, इसीलिए उसने लाइट ऑन की तो उसने कबीर को खिड़की के सामने खड़ा पाया। बॉक्स को टेबल पर रखते हुए रॉकी ने कहा, वह यहाँ है, उसने अपने हाथों से तुम्हारी फेवरेट कुकीज बनाया है, क्योंकि उससे लगा शायद तुम भूखे हो सकते हो। बॉक्स को देखे बिना कबीर ने अपने टूल बॉक्स को उठाया और कहा, उसे वहां ले आओ। इतना कहकर वह रूम से बाहर निकल गया। रॉकी ने कमरे से बाहर जाने से पहले बेबसी से अपना सिर हिलाया। श्रेया, चलो चलते हैं, रॉकी ने कहा। चुपचाप पीछे से उसका पीछा करते हुए श्रेया ने पूछा, कबीर कहाँ है? तुम उससे जल्द ही मिलने वाली हो, रॉकी ने उसे अंडरग्राउंड सेल की तरफ ले जाते हुए कहा। श्रेया ने एक कदम पीछे लिया और पूछा, क्या कबीर नीचे है? रॉकी ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। जब श्रेया अंडरग्राउंड रूम के अंदर आई तो उसने अपनी स्कर्ट को पकड़ लिया। चारों तरफ बहुत अंधेरा था और बहुत कोल्ड एटमॉस्फेयर था। श्रेया एक ही टाइम में खौफनाक और डरा हुआ महसूस कर रही थी। धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए श्रेया ने पूछा, वह कहाँ है? इस तरफ, रॉकी ने उसे एक रूम की तरफ ले जाते हुए कहा। हर रूम के अंदर श्रेया ने चारों तरफ देखा। यह एक बड़ा सा रूम था और बीच में एक कांच की दीवार थी। कांच की दीवार के दूसरी ओर एक बेहोश आदमी को फर्श पर पड़ा देखकर श्रेया की भौहें तन गई। उसके पैर पर एक लंबी जंजीर से बंधे हुए थे, जिससे उसका हिलना या बचना इम्पॉसिबल था। उस आदमी को देखकर श्रेया जैसे उसके बारे में रॉकी से पूछने वाली थी कि वह आदमी कौन था, तभी उसने देखा कबीर अपने टूल बॉक्स के साथ उस रूम के अंदर जा रहा है। जब श्रेया ने कबीर को देखा तो वह तेजी से उसकी ओर दौड़ी और उसकी बाहों में लिपट गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। बॉक्स को नीचे रखते हुए कबीर ने अपने हाथों को उसके चारों ओर लपेटा और उसकी चिन को ढूंढने लगा। जब श्रेया ने देखा कबीर ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा तो उसने उसे छोड़ दिया और पूछा, क्या हुआ कबीर, और वह आदमी कौन है और तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बिना कुछ कहे कबीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे कांच की दीवार के पास ले आया। जब श्रेया ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा तो कबीर ने उसके सर पर किस किया और कहा, अब तुम देखने वाली हो कि मैं असल में कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। इतना कहकर वह अपने टूल बॉक्स के साथ रूम के दूसरे हिस्से में चला गया। जब श्रेया ने कबीर को जाते हुए देखा तो उसकी भौहें तन गई। श्रेया ने देखा उस आदमी के सामने रखी कुर्सी पर बैठकर कबीर ने अपने ग्लव्स पहने और एक बॉक्स के अंदर से कुछ निकालने लगा। अचानक श्रेया ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली जब उसने उसे अंदर से एक तेज ब्लेड जैसी चीज निकालते हुए देखा। कबीर, यह क्या कर रहा है रॉकी? श्रेया ने पूछा। लेकिन रॉकी ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अचानक उस आदमी के हाथों से खून बहता देख श्रेया घबरा गई। यह सब देखकर वह रॉकी की तरफ मुड़ी और बोली, रॉकी, उसे रोक। रॉकी ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिना कुछ कहे अपना सर नीचे कर लिया। रॉकी को ऐसे देखकर श्रेया ने उस दरवाजे को खोलने की कोशिश की जिससे कबीर वहां पर गया था, लेकिन दरवाजा बंद था। कबीर, प्लीज रुक जाओ, कोई तो प्लीज उसे रोको, श्रेया चिल्लाई। लेकिन ना तो कबीर रुका और ना ही किसी ने उसे रोकने की कोशिश की। वह अपनी आंखों से कबीर को, उस आदमी को बेरहमी से टॉर्चर करते हुए देख रही थी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कांच की दीवार की तरफ झुककर श्रेया ने बेबसी से अपना सिर हिलाया और बुदबुदाई, प्लीज रुक जाओ। श्रेया ने देखा कबीर ने उस आदमी के पैर की उंगलियां और हाथों की उंगलियां काट दी, उसके नाखून छील दिए और उसके कान निकाल दिए। उसने सब कुछ देखा। उसके सामने का दृश्य बहुत ही भयानक था, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। रूम के अंदर, जब वह रूम के अंदर आया तो वह महसूस कर सकता था कि उसके पैर कमजोर हो रहे हैं। वह घबराया हुआ था, बहुत घबराया हुआ था और ऐसा पहली बार महसूस कर रहा था। कब कुर्सी पर बैठ गया और अपने ग्लव्स पहनकर कई सांसें ली। जो वह करना चाहता था उसे करने के लिए तैयार था, लेकिन जिस पर उसने अपने टूल्स को छुआ उसके हाथ कांपने लगे। काफी देर तक चुपचाप बैठे रहने के बाद कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली, उस आदमी का हाथ पकड़ लिया और उसकी उंगलियां काट दी और कुछ सोचे बिना वह वही करता रहा जो वह करता था। उस आदमी की चीखें कबीर के दिल में एक खुराक को अपने जैसी थी। कबीर जो कर रहा था उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लोगों को टॉर्चर करना उसे खुश करता था, लेकिन आज बात कुछ और थी। पूरे सेशन के दौरान कबीर ने एक बार भी श्रेया की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। उसका प्यार आज अपनी आंखों से देख रहा था कि वह क्या था, वह कितना हार्टलेस था। जब श्रेया ने कबीर को उस आदमी की आंखें निकालते हुए देखी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह इसे नहीं देख सकती थी। वह जिस इंसान से इतना प्यार करती थी उस इंसान का इतना हार्टलेस साइड वह नहीं देख सकती थी। उसे कबीर के अंदर अपना क्यूट कबीर कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। वह सिर्फ यह देख पा रही थी कि एक कोल्ड ब्लेडेड पर्सन एक इंसान को बेरहमी से टॉर्चर कर रहा था।
उसे यह सब देखकर कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वह कैसे उसका इनह्यूमन साइड देखने के बाद उसके साथ रह सकती थी, वह इतनी बड़ी बात को कैसे नज़रअंदाज कर सकती थी और उसके साथ आगे बढ़ सकती थी। श्रेया का माइंड पूरी तरह से ब्लैक हो गया था, लेकिन उससे एक बात का यकीन था कि वह आदमी से प्यार करती है और उसमें कोई शक नहीं था। उसे अपने पूरे दिल और आत्मा से प्यार करती थी, लेकिन उसका यह रूप देखने के बाद क्या वह उसे पहले की तरह प्यार कर पाएगी? अपने टूल्स को वापस रखने के बाद भी कबीर काफ़ी देर तक अपनी जगह से नहीं हिला। वह काफ़ी देर तक वहीं बैठा रहा। असल में कबीर बाहर जाकर श्रेया का सामना नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि कमरे से बाहर निकलने के बाद क्या होगा, और वह डर गया था। वह उसे खोने से डर रहा था, वह उसे जाने देने से डर रहा था। अगर वह कमरे के अंदर रहता और कभी बाहर नहीं जाता तो केस श्रेया हमेशा उसकी ही रहेगी। कबीर खुद का उपहास करते हुए अपने आप पर मुस्कुराया और उठ खड़ा हुआ। इस सब का सामना करने के लिए तैयार हो गया, जो कमरे के दूसरी तरफ उसका इंतजार कर रहा था। श्रेया ने ना तो अपनी आंखें खोली थी और ना ही उसने रोना बंद किया था। वह सब कुछ भूल जाना चाहती थी जो उसने देखा था। वह चाहती थी कि चीजें वैसी ही रहें जैसी वह पहले थी, लेकिन वह जानती थी कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। वह जानती थी कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कबीर ने कहा, श्रेया। इसका टच महसूस करते ही श्रेया कांप उठी। वह जल्दी से उससे कई कदम दूर चली गई। जब उसे कबीर के खून से सने कपड़े और हाथ उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इस तरह रोता देखकर कबीर की आंखें लाल हो गई। उसके द्वारा बनाया गया हर आंसू उसके दिल में चुभन पैदा कर रहा था। उसकी ओर एक कदम बढ़ाते हुए कबीर कुछ कहने ही वाला था कि उसने श्रेया को एक और कदम पीछे की ओर जाते हुए देखा, और श्रेया बोली, प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पास मत आना। उसकी बातें सुनकर कबीर स्तब्ध रह गया। जिस बात का उसे सबसे ज्यादा डर था वही हो रहा था। उसकी श्रेया उससे डरती थी। अपने हाथों से अपना चेहरा दिखाते हुए श्रेया ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया कबीर? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना कहकर वह रूम से बाहर चली गई। अपने टूल्स बॉक्स को नीचे रखकर कबीर ने कांच की दीवार के सहारे खुद को सहारा दिया, और सब कुछ खत्म हो गया था। उसने सक्सेसफुली अपने लव लाइफ को डरा दिया था। कबीर के पास जाते हुए रॉकी ने आह भरते हुए कहा, हम सभी जानते थे कि ऐसा ही होगा। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, कंफर्म करना है कि वह सही सलामत वापस लौट आए। कबीर, तुम? रॉकी ने कुछ कहना चाहा। मेरी टेंशन मत करो, बस यह देखो कि वह बिल्कुल ठीक रहे, कबीर ने धीरे से कमरे से बाहर निकलने से पहले कहा। श्रेया के कमरे से बाहर निकल जाने के बाद वह बाहर भागी। वह बिना कुछ सोचे समझे दौड़ती रही और तब तक दौड़ती रही जब तक कि उसे अपना रास्ता नहीं मिल गया। बेस से बाहर आने के बाद श्रेया पास की बेंच पर बैठ गई और दिल खोलकर रोने लगी। बेस पेन दिस पॉइंट मैन पार्ट 1। वह सब कुछ महसूस कर रही थी। वह कबीर से प्यार करती थी, लेकिन यह बात उसके लिए अब डाइजेस्ट करना वाकई बहुत मुश्किल था। जब उसने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह कहा, अपने से खुद को रोक नहीं सकी। वह टच जो कभी उसे सुकून देता था, वह अब टच उसे डरा रहा था। जब रॉकी बाहर आया तो श्रेया को रोते देखकर उसने कहा, उसे उन दोनों के लिए सच में बहुत बुरा लगा। श्रेया, रॉकी ने कहा। जब श्रेया ने कबीर को देखा तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और उठ खड़ी हुई। मैं किसी को तुम्हें घर छोड़ने के लिए कहूंगा, रॉकी ने कहा। घर क्या? घर कोई ऐसा प्लेस नहीं होना चाहिए जहां वह और कबीर खुशी से रह सके। उन सभी प्रॉमिस का क्या क्या हुआ? उन्होंने एक साथ किए थे। क्या अब सब कुछ खत्म हो गया था? तो इस तरह उन दोनों के बीच का रिश्ता टूट गया। जब श्रेया घर पहुंची तो उसने अपने जूते उतारे और अपने बेडरूम में चली गई। बिस्तर पर लेटकर श्रेया ने बिस्तर के खाली हिस्से को सहलाया, फिर कबीर के पिलो को पकड़कर धीरे धीरे झपकी लेकर सो गई। बेस, जब कबीर ने दूसरे गार्ड को इस बारे में बात करते हुए सुना कि कैसे श्रेया बेस के बाहर रो रही थी तो उसका दिल टूट गया। अपना कोट उतार कर बैकयार्ड में चला गया। कुछ देर बाद रुद्र बेस पर पहुंचा। वह कहाँ है? रुद्र ने पूछा। बैकयार्ड, कबीर, रॉकी ने कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और बैकयार्ड की ओर चला गया। यहाँ पर आकर उसने देखा कबीर बेंच पर बैठकर गहरे आसमान को निहार रहा था। रुद्र उसके पास बैठ गया और पूछा, तुम क्या देख रहे हो? मैं सच में एक बहुत ही हार्टलेस आदमी हूँ बॉस। मैं वैसा ही हूँ जैसा सब कहते हैं, एक
कोल्ड ब्लेडेड पर्सन जिसके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं है। कबीर ने कहा, क्या यही तुम नहीं चाहते थे? तुम उसे वह सब बताना चाहते थे और वह दिखाना चाहते थे और तुमने वह किया। तुम पहले से ही जानते थे कि ऐसा ही होगा, रुद्र ने कहा। जब रुद्र ने देखा कबीर कुछ नहीं बोल रहा है तो वह उसके करीब आ गया। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम रोना चाहते हो तो रो सकते हो, अपने आंसुओं को रोको मत, इसे बाहर आने दो। कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली जब उसे लगा कि उसके गालों से एक आंसू टपक रहा है। मैंने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया बॉस, वह मेरी वजह से रोई, इन सब के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, कबीर ने कहा और फूट फूट कर रोने लगा। आज रुद्र के कंधे पर अपना सिर रखकर कबीर दिल खोल कर रोया। उसकी पीठ थपथपाते हुए रुद्र ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत करो। जब तक कबीर अपने पुराने रूम के अंदर आया तब तक बहुत रात हो चुकी थी। उसे याद नहीं था कि वह अपने बॉस के कंधे पर कितनी देर तक रोया था। आखिरी बार वह इस तरह कब रोया था उसे याद नहीं आया। उस प्यारे से उस छोटे बॉक्स को उठाया जिसमें श्रेया ने उसके लिए कुकीज भेजी थी, जिसे देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। बॉक्स को खोलकर कबीर ने उसमें से एक कुकी निकाली और उसे अपने मुंह में रख लिया। कुकी चबाते समय उसकी आंखों के कोने से एक आंसू निकल गया। क्या यह आखिरी बार था जब वह अपने फेवरेट कुकीज का स्वाद चखने जा रहा था, जिसे उसकी श्रेया ने प्यार से उसके लिए बनाया था? फिर बॉक्स को बंद करके वह अपने बेड की तरफ चला गया। अपने ठंडे बिस्तर को छूते हुए कबीर ने आह भरी। उसे याद आया कि कैसे श्रेया बेड अरेंज करती थी, बेड शीट ठीक करती थी। फिर एक गहरी सांस लेकर वह बेड पर लेट गया और उसने खुद को एडजस्ट करते हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में चला गया। अगली सुबह यानी नींद में अपनी भौहें सिकोड़ते हुए जब उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है, उसने अपना सिर ऊपर उठाकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन उसे कहीं भी कोई नहीं दिखा। तो वह बेड से नीचे उतर गई और लिविंग रूम की ओर जाने लगी। जब उसने 2 ग्रोसरी बैग देखा तो उसकी भौहें उठ गई और जो टेबल पर बेकिंग प्रोडक्ट से भरी हुई थी। बैग से चीजें निकालते हुए श्रेया ने गहरी सांस ली जब उसने अपने फेवरेट कैंडी का एक बॉक्स और उसके फेवरेट चॉकलेट मिल्क योगर्ट की बोतल देखी। उसने चारों तरफ देखा कि कोई है कि नहीं, लेकिन जब उसे कोई नहीं मिला तो वह सोफे पर बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढककर वह रोने लगी। उस एक शख्स के अलावा और कौन हो सकता था जो उसके बारे में सब कुछ जानता हो? तो वह यहाँ पर आया था सामान रखने और उससे बात किए बिना चला गया। तो बस इतना ही रह गया उन दोनों के बीच। काफी देर तक सोफे पर बेबसी से रोकर श्रेया ने अपने आंसू पोंछे और अपना चेहरा धोने के लिए अपने बेडरूम में चली गई। कबीर जो एक बैनर के पीछे छुपा हुआ था, उसने जब बेडरूम के दरवाजे बंद होने की आवाज सुनी तो वह आगे बढ़ा। अपने होठों को सिकोड़ते हुए कबीर काफी देर तक उस रूम को घूरता रहा। उसे इस तरह रोते देख उसका दिल पसीज गया। वह उसे देखकर कितना गले लगाना चाहता था, उसे किस करना चाहता था, लेकिन नहीं कर सका। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वह उसका सामना करे और उससे बात करे। काफी देर तक रूम को घूरते रहने के बाद कबीर वहां से भारी मन से चला गया। बाहर जब 2 गार्ड ने कबीर को अपार्टमेंट से बाहर आते देखा तो उन्होंने पूछा, बॉस क्या आपने लेडी बॉस से बात की? हाँ। क्या कहा उन्होंने? अभी तो सब ठीक है ना? दूसरे गार्ड ने पूछा। बेस में सभी कबीर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन में थे। कबीर को इतना खुश और मुस्कुराता देखना उनके लिए काफी रेयर था। वह सभी जानते थे कि कबीर श्रेया से कितना प्यार करता था। जब उन्होंने अचानक उनके अलग हो जाने के बारे में सुना तो वह सभी हैरान थे और साथ ही बहुत दुखी भी थे। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, बस यही रहो और उसे गार्ड करो। इतना कहकर वह बाहर चला गया। कुछ घंटे पहले कबीर बार बार बेड पर करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वह श्रेया के बारे में सोच रहा था और उसे मिस कर रहा था। वह उसे देखना चाहता था और थोड़ी देर के लिए उसे गले से लगाना चाहता था और अपने आप को शांत कर लेना चाहता था। बहुत देर तक सोचने के बाद वह बेड से उठा और फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर निकल गया। ब्लूबेरी एजेंसी के रास्ते में कबीर एक डिपार्टमेंटल स्टोर में आया और उसने कुछ चीजें खरीदी जिनकी श्रेया को जरूरत होगी। कबीर जानता था इतना सब कुछ होने के बाद श्रेया कभी भी उसके कार्ड का यूज नहीं करेगी और ना ही वहां पर रहेगी। कबीर नहीं चाहता था कि श्रेया पहले की जैसे पब्लिक प्लेस पर काम करे, जो उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं था। अगर कुछ बुरा हुआ और वह उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो क्या होगा, इस ख्याल से ही उसके दिल को डरा दिया। वह उससे कम ग्लोरी रेजेंसी में रहने की रिक्वेस्ट करना चाहता था, क्योंकि वह किसी भी दूसरी जगह से बहुत ज्यादा सेफ था। लेकिन क्यों?
क्या श्रेया उसकी बात मानेगी? कबीर उपहास करते हुए मुस्कुराया। वह किसे बेवकूफ बना रहा था? श्रेया जैसी एक इंडिपेंडेंट लड़की ऐसा कभी नहीं करेगी। वह अपनी सिक्योरिटी को कोई परवाह नहीं करेगी और यहाँ से बाहर चली जाएगी। यह बात कबीर को अच्छी तरह से पता थी। जब कबीर अपार्टमेंट के अंदर आया तो उसने देखा चारों तरफ पूरी तरह से खामोशी थी। श्रेया को आमतौर पर जल्दी उठने की आदत थी। फिर क्या हुआ? वह क्या चली गई? जब वह बेडरूम के अंदर आया तो श्रेया को गहरी नींद में सोता देखकर उसने एक गहरी सांस ली, लेकिन उसने यह भी नोटिस किया कि कैसे वह उसके तकिए को गले लगाकर सो रही है। कबीर ने गहरी सांस ली और फिर किचन की तरफ चला गया। वहां पर जाकर जब उसने टेबल पर रखा हुआ खाना देखा तो उसकी भौंतन गई। फ्रीजर की ओर चलते हुए उसने उन चीजों को रखा जिनकी उसे जरूरत थी। सबको देखने के बाद वह फिर से बेडरूम के अंदर चला गया। अपनी सोई हुई श्रेया को कुछ देर तक घूरते रहने के बाद कबीर का उसे जगाने का दिल नहीं कर रहा था, लेकिन वह उससे बात करना चाहता था, उसको किस करना चाहता था। लेकिन वह उसका सामना कैसे करेगा? क्या होगा अगर वह उससे कहती है कि वह अब उससे प्यार नहीं करती? जब कबीर इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तो उसने देखा कि श्रेया की भौहें तनी हुई हैं और वह धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही है। यह देख कर कबीर ने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और बिना कुछ कहे या शोर मचाए वह कमरे से बाहर भाग गया। प्रेजेंट। अपना चेहरा धोने के बाद श्रेया ने अलमारी से अपना बैग निकाला और अपने कपड़े पैक करने लगी। जब उनके बीच जो कुछ हुआ उन सब के बाद वह कैसे यहाँ पर रह सकती थी और कैसे उसके पैसे खर्च कर सकती थी? क्या यह कबीर का एडवांटेज नहीं लेना होगा? हालांकि कबीर ही ऐसा इंसान था जिस पर से अपनी वह पूरी जिंदगी भरोसा करना चाहती थी। वह यह भी जानती थी कि कबीर उसे कभी भी उसके अपार्टमेंट में रहने से नहीं रोकेगा और न ही उसका पैसा यूज करने से रोकेगा। वह जानती थी कि वह उसे ग्रोसरी सामान भेजना भी बंद नहीं करेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई। उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऐसा उसे करने नहीं दे सकती थी। वह पहले भी हार्ड वर्क करती थी, अब भी करेगी और फ्यूचर में भी करेगी। एक गहरी सांस लेकर श्रेया ने अपना फोन निकाला और अपने फ्रेंड को कॉल किया। श्रेया ने उसे बताया कि वह एक जॉब की तलाश कर रही है तो उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि एक वेट्रेस की जॉब खाली है, लेकिन वह दूसरे शहर में। और यह सुनकर श्रेया ने कुछ देर सोचा और फिर एक्सेप्ट कर लिया। इस शहर में रहने का क्या मतलब था? श्रेया बहुत दिन पहले से ही इस शहर से बाहर जाना चाहती थी, लेकिन श्रुति की वजह से वह नहीं जा पाई। और फिर कबीर के साथ रिलेशन के बाद उसने फिर इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन जब अब कबीर के साथ उसका कोई रिश्ता ही नहीं था तो यहाँ पर रहने का क्या मतलब था? अरे मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, श्रेया ने कीर्ति को कॉल करते हुए कहा। हाँ बताओ क्या हुआ? कीर्ति ने पूछा। श्रेया ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं कल यह शहर छोड़कर जा रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हम जो प्लानिंग बना रहे थे और जो इन्वेस्टमेंट मैंने की थी वह मैं कंटिन्यू कर पाऊंगी। इसलिए प्लीज क्या तुम कभी हमसे मिलकर उसके नाम पर सारे डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर सकती हो? श्रेया, अचानक तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों जा रही हो? कीर्ति ने पूछा। ऐसा कुछ भी नहीं है, श्रेया ने कहा। क्या तुम अकेली हो? कीर्ति ने पूछा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ। तुम मुझे अपना एड्रेस भेजो। नहीं कोई बात नहीं, मैं खुद पता कर लूंगी, बस वहीं रहो। ठीक है टीना, और मैं जल्द ही वहां पर आ जाएंगी, कीर्ति ने कॉल काटने से पहले कहा। कॉल करने के बाद कीर्ति ने जल्दी से कुणाल को कॉल किया और पूछा, हनी क्या तुम जानते हो कि इस कबीर और श्रेया कहाँ रहते हैं? रुद्र के बेस पर एक मीटिंग में बैठे हुए कुणाल ने पूछा। क्यों? फिर कीर्ति ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया और कहा, वह बहुत परेशान लग रही थी, टीना और मैं उससे मिलने जा रहे हैं, मुझे उसका एड्रेस चाहिए। कुणाल ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें 1 मिनट में एड्रेस भेज दूंगा, लेकिन गार्ड को अपने साथ ले जाना मत भूलना। कॉल काटने के बाद कुणाल ने कबीर से पूछा, तुम्हारे और श्रेया के बीच क्या हुआ? कबीर ने गहरी सांस ली लेकिन कुछ कहा नहीं। क्यों, क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। श्रेया ने कीर्ति को कॉल किया था और उसका सारा इन्वेस्टमेंट कबीर के नाम पर ट्रांसफर करने को कहा, क्योंकि वह कल शहर छोड़कर जा रही है, कुणाल ने कहा। सार्थक, सिद्धार्थ और रुद्र ने कबीर की तरफ देखा जो एक एक्सप्रेशन लिस्ट चेहरे के साथ छत की ओर देख रहा था। तो टीना और कीर्ति उससे मिलना चाहती हैं, कुणाल ने कहा। रॉकी तुम्हें एड्रेस दे देगा, रुद्र ने कहा। इस बीच ग्लोरी रेजेंसी में श्रेया अपना सामान पैक करने में बिजी थी। उसने कबीर के दिए हुए सारे गिफ्ट को ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और एक गहरी सांस ली। वह दोनों लगभग 3 महीने से वेट कर रहे थे और कबीर ने इन 3 महीनों में उसे 30 से भी ज्यादा ज्वेलरी गिफ्ट की थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। सूटकेस की जिप बंद करते हुए श्रेया दरवाजे की तरफ जाने लगी। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी हाथ में 2 बैग लिए खड़ा था। उसने अपना सिर नीचे किया और कहा, गुड आफ्टरनून लेडी बॉस।
यह आपके लिए है। उस आदमी को एक कमजोर मुस्कान देते हुए उसने कहा, आप इन्हें वापस ले सकते हो क्योंकि मुझे अब उनकी जरूरत नहीं होगी। उस आदमी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, क्या आप कहीं जा रही हैं लेडी बॉस? श्रेया मुस्कुराई और बोली, मैं कल जा रही हूँ क्योंकि आप पहले से ही यहाँ हैं। तुम मेरी एक हेल्प करो, थोड़ी देर यहाँ पर वेट करो। इतना कहकर वह अंदर की तरफ चली गई। कुछ देर बाद श्रेया हाथ में एक कार्ड लेकर बाहर आई और उस कार्ड को उस आदमी को पास करते हुए उसने कहा, यहाँ पर प्लीज इसे कबीर को दे देना और उसे बता देना कि मैं अपार्टमेंट की चाबी डेस्क पर छोड़ दूंगी और उससे यह भी कहना कि वह फिर ग्रोसरी का सामान। उस आदमी ने धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, ओके लेडी बॉस। बेस। कबीर, क्या तुम ठीक हो? सिद्धार्थ ने पूछा। लेकिन कबीर ने फिर कुछ नहीं कहा और वहां से उठकर चला गया। रास्ते में वह उस आदमी से मिला जिसे उसने ग्रोसरी का सामान देने के लिए भेजा था, जो उसने खुद श्रेया के लिए खरीदा था। उसके हाथ में बैग देखकर कबीर ने पूछा, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? उस आदमी ने आह भरते हुए कहा, मैं अभी अभी वापस आया हूँ। फिर कबीर को कार्ड देते हुए आदमी ने कहा, लेडी बॉस ने कहा है कि उन्हें अब ग्रोसरी के सामान की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वह कल जा रही हैं और उन्होंने आपको अब और कुछ भेजने से मना कर दिया और कहा कि वह अपार्टमेंट की चाबी डेस्क पर छोड़ देंगी। साथ ही यह कार्ड उसके हाथ से कार्ड लेकर कबीर बिना कुछ कहे अपने रूम के अंदर चला गया। अपने कमरे के अंदर बिस्तर पर लेटकर कबीर ने अपनी फेविस्टिक की एक ट्यूब निकालकर कबीर ने उस पेपर पर लगाया और फिर उसने उसे अपने सीने पर चिपका लिया। फिर बॉक्स से एक कुकी निकालकर कबीर ने धीरे धीरे खाने लगा। तभी रॉकी उसके रूम के अंदर आया और कहा, कबीर, श्रेया तुमसे बात करना चाहती। यह सुनकर कबीर जम गया और उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। जब रॉकी ने उसके सरप्राइज एक्सप्रेशन को देखा तो उसने अपनी भौहें चढ़ा ली और कहा, कम से कम उससे बात तो करो। कबीर ने कुछ देर सोचा और फिर उसके हाथ से फोन ले लिया। हेलो कबीर, श्रेया ने कहा। उसकी स्वीट वॉइस को सुनकर कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। श्रेया ने हंसते हुए कहा, मुझे पता है कि यह तुम हो और यह ठीक है। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो। थोड़ी देर रुककर श्रेया ने आगे कहा, मुझे लगता है कि अब तक तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं कल जा रही हूँ। मेरी फ्लाइट शाम को 7:30 बजे की है। इतना कहकर उसने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ लिया। जब कबीर ने उसकी सिसकियां सुनी तो उसने अपने हाथों को मुट्ठी में जकड़ लिया। मैं सिर्फ तुम्हें इतना बताना चाहती थी कि मैंने सब कुछ ड्रेसिंग टेबल पर छोड़ दिया है और मैं सिर्फ पेटेंट्स अपने साथ ले जा रही हूँ और चाबियां मैं इसे डेस्क पर रख दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारा कार्ड मिल गया होगा। तुम्हें अब श्रुति के बिल पर पेश करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब लगता है वह खुद कर सकती है। श्रेया ने कहा, क्या तुम्हारा जाना जरूरी है? क्या तुम यहाँ पर रह नहीं सकती? कबीर ने उससे पूछा। यही तुम्हारे और मेरे लिए सबसे अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, श्रेया ने कहा। कबीर ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हें कल एयरपोर्ट छोड़ दूंगा। श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, प्लीज ऐसा मत करना। कबीर ने हंसते हुए पूछा, श्रेया तो क्या तुम मुझसे डरती हो? मैं तुमसे नहीं डरती कबीर, बस काश तुमने मुझे वह सब कभी नहीं दिखाया होता। श्रेया ने कहा, यही तो मैं हूँ श्रेया, क्या तुम हो सब कुछ भूल नहीं सकती? चलो सब कुछ भूल जाते हैं और फिर से पहले के जैसे हो जाते, कबीर ने कहा। श्रेया ने सुबकते हुए कहा, मैं नहीं जानती कबीर, मैं सच में कुछ नहीं जानती। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं जानती, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ लेकिन मेरे लिए यह सब कुछ भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं नहीं कर सकती। कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ मैं समझ गया। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। मुझे पहले से ही पता था कि एक बार मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा तो यह होगा। मैं तुमसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर रुककर कबीर ने कहा, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा लेकिन याद रखना कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करता रहूंगा और मैं अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा। अपने आंसू पोंछते हुए श्रेया ने कहा, तुम अब अपना फोन ऑन रख सकते हो। मैं तुम्हें अब परेशान नहीं करूंगी। ऐसा नहीं है श्रेया जैसा तुम सोच रही हो, कबीर ने कहा। श्रेया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम हमारे रूम में आए थे और तुम मुझसे बिना मिले ही वहां से चले गए। तुम मेरे लिए ग्रोसरी का सामान खरीद कर ला सकते हो लेकिन मुझसे मिल नहीं सकते श्रेया, कबीर बड़बड़ाया। बाय द वे कबीर, क्या तुम्हें कुकीज मिली? श्रेया ने पूछा। लेकिन उसके जवाब का वेट किए बिना श्रेया ने आगे कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें वह सब मिल चुके हैं और मेरे पास अभी भी कुछ बची हुई थी।
इसलिए मैंने कुकीज आपके लिए बेक की हैं। मैंने उन्हें जार के अंदर रखा है। तुम अगर चाहो तो यहाँ पर आकर उन्हें खा सकते हो। मेरे जाने के बाद तुम यहाँ पर आना। कबीर ने अपनी आंखें बंद की और कहा, श्रेया प्लीज रुक जाओ अब, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत सारी कुकीज हैं तो उन्हें एक भूखे कुकी राक्षस की तरह एक साथ खाने की कोशिश मत करना। उन्हें धीरे धीरे खाना। श्रेया ने कहा। कुछ देर रुक कर उसने कहा, काफी देर हो गई है, तुम सो जाओ। गुड नाइट एंड गुड बाय। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। फोन को एक तरफ फेंक कर कबीर ने फिर से अपनी कुकीज खाना शुरू कर दिया। जब कुछ देर बाद रॉकी ने अच्छे से रूम को स्कैन किया और कबीर की तरफ देखा तो उसने झटके से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसने देखा कबीर के सीने पर एक नोट चिपका हुआ था। तो उसने कहा, कबीर तुम्हारे सीने पर कुछ चिपका है, मुझे पता है। तभी उसने अपने मुंह में कुकी डालने से पहले कहा, तुम्हारे कमरे से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? चारों तरफ देखते हुए रॉकी ने पूछा, यह वह परफ्यूम है जो श्रेया यूज करती है, कबीर ने कहा। कबीर के पास जाकर रॉकी ने उसके बालों को स्मेल किया और कहा, क्या स्ट्रॉबेरी का शैम्पू है? हाँ, यही शैम्पू श्रेया यूज करती है, कबीर ने कहा। फिर उसकी बाहों को छूते हुए रॉकी ने पूछा, तुम्हारी स्किन इतनी सॉफ्ट क्यों लग रही है? क्योंकि मैंने वही बॉडी बटर यूज किया है जो श्रेया यूज करती है, कबीर ने कहा। ग्लोरी रेजेंसी। अगले दिन श्रेया ने अपनी पैकिंग कंप्लीट करके देखा कि शाम के लगभग 4 बज रहे थे। इसीलिए उसने सोचा कि वह एयरपोर्ट पर जल्दी चली जाएगी और वहां पर वेटिंग रूम में बैठकर फ्लाइट का वेट करेगी। वह यह सब सोच ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी और जब उसने बाहर जाकर दरवाजा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर उसने चौंक कर अपनी आंखें चौड़ी कर ली। बिग बॉस। अपने सामने रुद्र को देखकर श्रेया ने कहा। उसकी तरफ देखकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने सब ऑर्डिनेट के लिए बिग बॉस हूँ, लेकिन तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, तो फिर तुम प्लीज मुझे भाई कहकर बुला सकती हो, अगर तुम्हें पसंद हो तो। इतना कहकर वह उसके साथ अंदर आ गया। उसकी बात सुनकर श्रेया मुस्कुराई और सिर हिलाया। चारों ओर देखते हुए रुद्र मुस्कुराया जब उसकी नजर एक दीवार पर पड़ी जहां पर कबीर और श्रेया की बहुत सारी फोटोज थी। मैंने सुना है कि तुम बहुत डिलीशियस ब्राउनी बनाती हो, रुद्र ने कहा। श्रेया ने मुस्कुराकर कहा, यह इतना भी अच्छा नहीं है, क्या तुम मेरे लिए बना सकती हो? रुद्र ने पूछा। अभी? श्रेया ने पूछा। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम्हारी फ्लाइट का अभी 3 घंटे से भी ज्यादा टाइम है और तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हें खुद जाकर एयरपोर्ट पर छोड़कर आऊंगा। हाँ, लेकिन मेरे पास ग्रोसरी नहीं है, श्रेया ने धीरे से कहा। एक बैग ऊपर उठाते हुए रुद्र ने कहा, मैंने पहले ही सब कुछ खरीद लिया है। उसके हाथ से बैग लेते हुए श्रेया ने कहा, तो फिर मैं जल्दी से आपके लिए वह बनाना शुरू करती हूँ। अपने पैरों को क्रश करके सोफे पर बैठकर रुद्र ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, तुम जितना चाहो टाइम ले सकती हो। श्रेया ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और किचन के अंदर चली गई। कुछ देर बाद रुद्र भी किचन के अंदर चला गया और श्रेया से पूछा, तो श्रेया, तुम कबीर के बारे में कितना जानती हो? वह बहुत अच्छा है, श्रेया ने कहा। की बात बीच में काटते हुए रुद्र ने पूछा, क्या तुम्हें उसके पास्ट और उसके बारे में पता है? श्रेया ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं। क्या तुमने कभी उससे इसके बारे में पूछा? रुद्र ने कहा, हाँ, मैंने पूछा था, लेकिन उसने कहा कि उसे अपने पास्ट के बारे में बात करना पसंद नहीं है, श्रेया ने कहा। कभी तुमने सोचा कि उसे अपने पास्ट के बारे में बात करना क्यों पसंद नहीं है? रुद्र ने पूछा। जब श्रेया ने धीरे से अपना सिर हिलाया तो रुद्र मुस्कुराया और बोला, हाँ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कबीर को अपने पास्ट के बारे में बात करना क्यों नहीं पसंद है। 12 साल पहले अपना भारी स्कूल बैग उठाया 7 साल का कबीर अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए घर ले जा रहा था। घर पहुंचने के बाद उसने अपना बैग फर्श पर रख दिया और चिल्लाते हुए अंदर भागा, मम्मा, आई एम होम। तभी एक लड़की किचन से बाहर आई और बोली, अरे यू लिटिल बॉय, मम्मा घर पर नहीं है। इतना कहकर वह कबीर के पेट में गुदगुदी करने लगी। कबीर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, दी, ऐसा मत करो। उसकी बात सुनकर कबीर की दीदी कनक ने कहा, जाओ और फ्रेश हो जाओ, मैंने तुम्हारा फेवरेट चोको चिप्स बनाई है। यह सुनकर कबीर एक्साइटमेंट में उछल पड़ा और चिल्लाया, ओके, तो फिर मैं जल्दी जाऊंगा और जल्दी से फ्रेश होकर यहाँ पर वापस आऊंगा। फ्रेश होने के बाद कबीर नीचे आ गया और बैठकर कुकी खाने लगा। तभी उसके मॉम डैड भी वहां पर आ गए। अपने डैड को देखकर कबीर ने उनकी तरफ दौड़ते हुए उन्हें गले से लगा लिया और कहा, डैडी, मेरे लिए क्या लाए हैं? अपने जेब से कुछ ढूंढने का नाटक करते हुए कबीर के पापा करण ने एक लॉलीपॉप निकाला और कहा, यह रहा मेरे स्वीट लिटिल बॉय के लिए एक स्वीट लॉलीपॉप।
लॉलीपॉप लेते हुए कबीर ने अपने पापा को गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू डैडी, अब तुम उसे डिनर के बाद ही खाओगे। उसकी मॉम ने कहा, विभा छोड़ो ना, उसे खाने दो, वह अभी एक बच्चा है, कबीर के डैडी ने कहा। लॉलीपॉप का रैपर खोलते हुए कबीर ने कहा, हाँ मम्मा, मैं अभी एक बच्चा हूँ। विभा ने आह भरी और कहा, करण, तुम्हें उसे इतनी लाड प्यार नहीं करना चाहिए। करण ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, जैसे कि तुम ऐसा नहीं करती हो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे उसे बड़े चॉकलेट के बारे में नहीं पता जिसे तुमने अपने बैग के अंदर छुपा कर रखा है? चॉकलेट बार, कबीर खुश होकर चिल्लाया। विभा ने हंसते हुए कहा, अब तुम पहले ही लॉलीपॉप खा रहे हो तो तुम्हारे लिए आज कोई भी चॉकलेट बार नहीं मिलेगा, लेकिन चॉकलेट बार ज्यादा टेस्टी है। कबीर ने पाउट बनाते हुए कहा, मॉम दे दो ना उसे। रोमा ने अपना बैग सोफे पर रखते हुए कहा, रोमा दीदी, कबीर ने उसकी ओर दौड़ते हुए कहा। रोमा ने जब अपनी हैप्पी फैमिली देखी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कबीर इस फैमिली का सबसे छोटा और क्यूट मेंबर होने की वजह से सभी को बहुत प्यार करता था। वह सब रोज उसके लिए नए नए खिलौने, चॉकलेट, कपड़े और दूसरी चीजें लाते थे। कबीर की मॉम विभा अरोड़ा, अपने डैड करण अरोड़ा और उसकी बड़ी बहन रोमा काम करते थे, जबकि उसकी दूसरी बहन कनक घर की देखभाल करती थी। अरोड़ा फैमिली की कंडीशन काफी अच्छी थी, इसलिए उन्हें कभी किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सब कुछ ठीक ठाक खुशहाल चल रहा था, लेकिन एक दिन सब बदल गया और कबीर की पूरी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। हमेशा की तरह कबीर अपने स्कूल से एक्साइटेड और खुश होकर घर जा रहा था, क्योंकि उसकी बहन कनक ने उसके लिए उसकी फेवरेट कुकी बनाने का प्रॉमिस किया था। जब कबीर अपने घर के अंदर आया तो सामने का नजारा देखकर उसने अपना बैग दरवाजे पर गिरा दिया। उसने देखा उसके मॉम, डैड और उसकी बड़ी बहन ने अपने हाथों को पीछे की ओर क्रॉस करके रखा है और अपने घुटने टेके हुए। यह सब देखकर उसने सदमे से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मम्मा, डैडी, कबीर ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम आगे बढ़ा पाता, उसने देखा कि एक आदमी ने उसके डैडी की गर्दन को किसी नुकीली चीज से काट दिया और उसके बाद उसके मम्मा और बड़ी बहन के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। नहीं, कबीर ने उनकी ओर भागते हुए चिल्लाया। लेकिन इससे पहले कि वह उस आदमी और उसकी मॉम डैड की बॉडी के पास कहीं जा पाता, कनक कहीं से बाहर आई, जो अभी तक छिपी थी और कबीर के साथ घर से बाहर भाग गई। उन्हें पकड़ो, वह आदमी चिल्लाया। नन्हा कबीर, जो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, उसने जो देखा उस पर उसे भरोसा नहीं हुआ। दाएं बाएं देखे बिना कनक बस कबीर को अपने साथ लेकर दौड़ती रही। कुछ देर चलने के बाद एक अंधेरी गली में कबीर को एक कोने पर लेकर रुक गई और फिर कबीर के चेहरे को सहलाते हुए कनक ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? कनक के आंसू पोंछते हुए कबीर ने कहा, जब आप रोती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे कसकर गले लगाकर कनक और भी जोर से रोने लगी। क्या दीदी, मम्मी और डैडी अब मर चुके हैं? कबीर ने धीरे से पूछा। उनके बारे में मत सोचो कबीर, कनक ने कहा। वह आदमी जिसने ऐसा किया, वह कौन था? कबीर ने पूछा। वह सब बहुत बुरे लोग हैं और तुम्हें उनके पास कभी नहीं जाना चाहिए। उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, उन्हें मार देना चाहिए, कनक ने कहा। क्या सभी बुरे लोगों को मार देना चाहिए? कबीर ने पूछा। कनक ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, उन्हें जीने का कोई हक नहीं है, वह सब एक दर्दनाक मौत के लायक हैं। कनक बोल ही रही थी कि तभी किसी ने उसके सिर में गोली मार दी। जब कनक का खून कबीर के पूरे चेहरे और कपड़ों पर फैल गया तो कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली। जिस आदमी ने गोली चलाई थी वह मुस्कुराया और बोला, अब इसे तुम गोली कहते हो? क्या तुम्हारी बारी है लिटिल बॉय? दूसरा आदमी जो उसके पास खड़ा था मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, तुम उस छोटे बच्चे को छोड़ दो, उसकी जिंदगी वैसे भी बर्बाद हो गई है। अपनी बंदूक नीचे रखकर उस आदमी ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो इससे पहले कि कोई हमें ढूंढे, दूसरे आदमी ने कहा। उनके वहां से जाने के बाद कबीर ने कनक का कंधा हिलाया, उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हिली। उसने कनक की बॉडी को अपने साथ घसीटने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं कर पाया। फिर कनक के चेहरे से खून पोंछते हुए कबीर ने कहा, कनक दीदी, आप यहीं रहो, मैं जाकर पापा को लेकर आता हूँ और फिर हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे, कबीर ने कहा और दूसरी तरफ जाने लगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका घर कहाँ है। काफी देर तक स्ट्रगल करने के बाद उसे आखिरकार अपने घर का रास्ता मिल गया।
जब वह अपने घर के अंदर गया तो उसने देखा पूरा फर्श खून से लथपथ था, तो वह जल्दी से अपने पापा की ओर चला गया जो फर्श पर गिरे हुए थे। उसने उन्हें जगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वह नहीं उठे। अपने हाथ में लगे हुए अपने पापा का खून पोंछते हुए कबीर ने अपनी माँ और बड़ी बहन को जगाने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह ना हिले और ना कुछ बोले। कबीर ने अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए कहा, मम्मी उठो, मुझे भूख लगी है। लेकिन काफी देर तक कोशिश करने के बाद जब कोई नहीं उठा तो वह थक गया और अपने मम्मी पापा और बड़ी बहन के डेड बॉडी के पास सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर था। कुछ देर बाद उसके रूम में एक औरत आई और उसके पास बैठ गई। हेलो लिटिल बॉय, मैं डॉक्टर रूमी हूँ। तुम्हारा क्या नाम है? रूमी ने पूछा। मेरा नाम कबीर है, कबीर ने कहा। रूमी मुस्कुराई और बोली, तुम बिल्कुल तुम्हारे नाम की तरह ही क्यूट हो। मेरे मम्मी पापा कहाँ पर हैं और मेरी बहन? कबीर ने पूछा। उसके गालों को सहलाते हुए रूमी ने कहा, वह जहाँ पर भी हैं बहुत अच्छे हैं और खुश भी हैं और वह चाहते हैं कि तुम खुश रहो इस दुनिया में, क्योंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है। तुम्हारे साथ थोड़ी देर रुक कर रूमी ने कहा, तो कबीर तुम मुझे क्यों नहीं बताते कि कल तुमने क्या किया था? मुझे याद नहीं है। दूसरी तरफ सिर घुमाते हुए कबीर ने कहा। रूमी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ओके, अगर तुम्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम्हें याद आ जाए तो मुझे बताना, ठीक है? बिना कुछ कहे कबीर ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगा। कबीर उस हॉस्पिटल में लगभग 3 दिनों तक रहा लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। बाद में उसे एक ऑर्फनेज में शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर उसको ढूंढने नहीं आया था। हॉस्पिटल। इससे पहले कबीर ने अपने खून से सनी टी शर्ट की मांग की जो उसने पहनी थी और उसकी शर्ट के बिना उसने वहां से जाने से इनकार कर दिया। हॉस्पिटल स्टाफ ने उसका वह टी शर्ट लाकर उसे दे दिया। ऑर्फनेज में आने के बाद कबीर ने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया और ना ही उसने किसी से बात की। वह एक इंट्रोवर्ट और शांत लड़का था। 5 साल बाद 12 साल का कबीर बहुत इंट्रोवर्ट था और ऑर्फनेज के किसी भी बच्चे से बात नहीं करता था। वह ज्यादातर अपने रूम में ही रहता था और सिर्फ पढ़ाई के टाइम ही बाहर निकलता था। उसे बुरे सपने और एंजाइटी अटैक आते थे जिसकी वजह से उसको थेरेपी कराना पड़ा। थेरेपी के टाइम पर डॉक्टर ने उससे उस दिन के बारे में पूछा तो उसने फिर कहा कि उसे कुछ भी याद नहीं। एक साइकियाट्रिस्ट थी जो हर वीकेंड पर उससे मिलने आती थी। उन्होंने कई सारे तरीकों का इस्तेमाल किया था कि कबीर बताए कि उस दिन क्या हुआ था, लेकिन कबीर ने एक भी शब्द बोलने से इनकार कर दिया। एक दिन अचानक एक मिस्टीरियस गैंग ने ऑर्फनेज के कुछ बच्चों को किडनैप कर लिया और उन बच्चों में एक बच्चा कबीर भी था। जब पुलिस को बुलाया गया तो ऑर्फनेज के इंचार्ज ने उन्हें बताया कि बच्चों को टहलने के लिए बाहर ले जाया गया था। तभी उनके सामने एक ब्लैक वैन आकर रुकी। कुछ ही देर में कुछ आदमी हथियार लेकर उस ब्लैक वैन से उतरे और बच्चों को पकड़ लिया। पुलिस ने उन बच्चों को ढूंढने की पूरी कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। उस दिन के बाद से उस कंट्री के बहुत सारे जगहों से बच्चों का किडनैप होना शुरू हो गया। इससे पूरी कंट्री के अंदर कोहराम मच गया। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया। कुछ नहीं, उन्हें घर से बाहर निकलने से भी रोक दिया। गवर्नमेंट ने कितनी भी कोशिश की, उन्हें ना तो बच्चे मिले और ना ही इसके लिए जिम्मेदार लोग। यही टाइम था जब आशुतोष सिंघानिया आगे आए और इस गैंग को ढूंढने की कोशिश की। गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाकर आशुतोष सिंघानिया ने अपने गैंग में वर्ष के 7 बच्चों को ढूंढने के लिए कई जगह पर तलाश की क्योंकि रुद्र उस टाइम अपने पापा की जगह लेने वाला था। इसीलिए आशुतोष जी ने अपने बेटे को इस मिशन पर ज्वाइन होने को कहा क्योंकि वह सब कुछ सिखाना चाहते थे। एक आर्मी प्रिंट जॉगर्स और एक ग्रेट शर्ट। अपने पहले 19 साल का रुद्र अपने पापा के साथ मिशन पर जाने के लिए रेडी था। यह मिशन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि लगभग 30 से 40 बच्चों की उस मिस्टीरियस गैंग ने किडनैप कर लिया था। यह कंफर्म करना था कि एक भी बच्चे को कोई भी चोट ना पहुंचे और सबको रेस्क्यू किया जाए और उनके गैंग को उस जगह को कब्जा करने के लिए 20 मिनट से भी कम टाइम लगा। रुद्र ने कुछ आदमियों के साथ जल्दी से वह कमरा ढूंढ लिया जहां बच्चों को रखा गया था। जब रुद्र उस रूम के अंदर आया तो देखा कुछ बच्चे रो रहे हैं और कुछ बच्चे खुश हैं क्योंकि उन्हें बचा लिया गया था। तभी उसकी नजर वहां पर बैठे एक लड़के पर पड़ी जो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बैठा हुआ था। तो रुद्र उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया और पूछा, क्या तुम खुश नहीं हो? लेकिन वह लड़का कुछ नहीं बोला और छत की तरफ ताकता रहा। तो उस लड़के को अपने गोद में उठाते हुए रुद्र ने पूछा, मेरा नाम रुद्र है, तुम्हारा नाम क्या है? काफी देर चुप रहने के बाद लड़के ने कहा, कबीर। फिर सभी बच्चों को उनके मम्मी पापा के पास पहुंचाकर
काफी बच्चों को ऑर्फनेज में ले जाया गया। जब ऑर्फनेज में जाकर रुद्र ने इंचार्ज से कबीर के बारे में पूछा तो इंचार्ज ने उन्हें कबीर के साथ कई साल पहले हुई हर एक बात के बारे में बताया। सब कुछ सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इंचार्ज ने अपना सिर हिलाया और रुद्र को कबीर के रूम के अंदर ले गया। रुद्र रूम के अंदर आया तो उसने देखा कबीर हाथ में एक पुरानी टी शर्ट पकड़े फर्श पर बैठा था। तो उसके पास बैठकर रुद्र ने पूछा, यह क्या है? टी शर्ट को ऊपर उठाते हुए कबीर ने कहा, इस टी शर्ट में मेरे मम्मी पापा डैडी और मेरी बहनों का खून है। रुद्र ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और कुछ पूछने ही वाला था कि उसने कबीर को टी शर्ट की और इशारा करते हुए कहा, या मेरे डैडी का खून, या मेरे मम्मी का खून, या मेरी बड़ी बहन का खून, और या मेरी कनक दीदी का खून। थोड़ी देर रुककर कबीर ने पूछा, क्या आपने उस आदमी को मार डाला जिसने हमें किडनैप किया था? क्यों? क्या तुम चाहते हो कि मैं उन्हें मार दूं? रुद्र ने कबीर के चेहरे को ध्यान से देखते हुए पूछा। कबीर ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, बुरे लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वह सब एक दर्दनाक मौत के लायक हैं। अगर आपको मदद की जरूरत है तो मैं उन्हें टॉर्चर करने के लिए आपकी हेल्प कर सकता हूँ। रुद्र ने हंसते हुए कहा, लेकिन तुम यह करने के लिए अभी बहुत छोटे हो। लेकिन कबीर बिना कुछ कहे अपनी टी शर्ट से लिपट गया। उस दिन कबीर से बात करने के बाद रुद्र को बहुत बेचैनी होने लगी। उसे यह एहसास होता रहा कि वह छोटा लड़का आसपास के लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था। उसके साथ बहुत कुछ हुआ था और रुद्र को यह पता था कि कबीर को मदद की जरूरत है। अगले ही दिन रुद्र ने ऑर्फनेज अथॉरिटी से बात की और उनसे कबीर को उसे देने के लिए कहा था कि वह उसका इलाज करा सके, जिसके लिए रुद्र को कई सारे डॉक्यूमेंट पर साइन करने पड़े, जहां पर यह कहा गया कि कबीर के एडल्ट होने तक उसे उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। रुद्र उसे एजुकेशन देगा और उसे वह सब करने देगा जो वह चाहता है। सभी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद रुद्र कबीर के रूम के अंदर गया और पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहूँ तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? यह सुनकर कबीर ने धीरे से अपना सिर हिलाया तो रुद्र ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कहा, चलो, मैं तुम्हें यहाँ से ले चलता हूँ। रुद्र का हाथ थामकर कबीर और रुद्र बाहों में बाहें डालकर ऑर्फनेज से बाहर चले गए। उस दिन के बाद कबीर की लाइफ काफी चेंज हो गई। रुद्र, जिसने सोचा था कि शायद सिचुएशन उतनी ही तक नहीं होगी, लेकिन बाद में वह हैरान हो गया क्योंकि उसे पता चला कि जितना उसने सोचा था कबीर की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब थी। उसका इलाज कराने के लिए रुद्र ने अमेरिका के बेस्ट साइकेट्रिस्ट के पास कबीर को ले गया। स्टार्टिंग में कबीर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन 4-5 दिन के बाद जब कबीर ने साइकेट्रिस्ट को सब कुछ बताना शुरू किया तो वह सब जानकर हैरान हो गए। 7 साल के उस छोटे से बच्चे ने कैसे अपने फैमिली मेंबर्स को अपने सामने मरते देखा था और कैसे उसने पूरी रात अपने मॉम, डैड और बहन की डेड बॉडी के पास सोया हुआ था। यह सब जानकर रुद्र बहुत ज्यादा हैरान था। उसने कबीर की तरफ देखा जो उसकी बाहों में सोया हुआ था। उसे ऑर्फनेज से लाए हुए रुद्र को सिर्फ 1 महीना ही हुआ था, लेकिन इस 1 महीने में रुद्र को कबीर से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। वह अपना लगभग पूरा दिन कबीर के साथ ही रहता था। वह उसे बाहर ले जाता था, उसके लिए खिलौने लाता था, लेकिन अजीब बात है कि कबीर कभी भी खिलौनों से नहीं खेलता था, और अगर कभी वह खेलता भी था लेकिन नॉर्मल खिलौनों से खेलने से इनकार कर देता था। वह कॉम्प्लिकेटेड असेंबलिंग टॉयज, गन, आर्टिफिशियल और इसी तरह की कई सारी चीजों से खेलता था। लेकिन कबीर के बुरे सपने और एंजाइटी अटैक दिन पर दिन और भी इंक्रीज होते जा रहे थे, जो रुद्र के लिए बहुत परेशानी का सबब था। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।